तो आप सभी कैसे हैं? मैं जितेंद्र सिंह और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग पर ईश्वर की आशीर्वाद होगी और आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग जो सल्तनत काल का जो सीरीज हम लोग बना रहे थे, तो जितने सल्तनत काल में जो राजवंश थे उनके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब इसके शासन पर हम लोगों की बात करनी है, प्रशासन पर बात करनी है। तो हम लोगों को इसका पढ़ना है शासन व्यवस्था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था का हम लोग चर्चा करना है। तो देखिए, इस काल में यानी कि सल्तनत काल में भारत में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का शुरुआत हुआ, जो मुख्य रूप से अरबी फारसी पद्धति पर आधारित था। अरबी फारसी पद्धति पर आधारित था। कहा जाता है कि सल्तनत काल में उलेमाओं की प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। खलीफा इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद सर्वोच्च नेता होते थे और प्रत्येक सुल्तान के लिए यह आवश्यक होता था कि उसे खलीफा उसे मान्यता दे। ये मान्यता रही है। तो अब हम लोग बात सबसे पहले करते हैं सुल्तान की। सुल्तान की तो कहा जाता है उस समय प्रशासन में सुल्तान जो था वह सबसे प्रमुख होता था, यानी कि जो प्रशासन होती थी उसका वह हेड होता था। यानी कि सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था और राज्यों की पूरी शक्ति यानी कि राज्य की जितना भी पावर था वह सुल्तान के हाथों में केंद्रित था। यहां तक कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका पर सुल्तान का पूर्ण रूप से पकड़ होता था, नियंत्रण होता था। सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था, परंतु सुल्तान को यह अधिकार होता था कि वह अपने बच्चों में से किसी एक को उत्तराधिकारी चुन सकता था। यह उसको एक अधिकार था। सुल्तान द्वारा चुना गया अगर उत्तराधिकारी में योग्यता नहीं है, अयोग्य है, तो ऐसी स्थिति में जो सरदार होते थे वह नए सुल्तान का चुनाव करते थे। इसलिए कभी कभी शक्ति के प्रयोग से भी राजगद्दी पर अधिकार किया जाता था। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पूर्ण रूप से कहा जाता है कि निरंकुश होता था और उसकी जितनी भी संपूर्ण शक्ति सैन्य बल पर निर्भर करती थी। सुल्तान का सेना सर्वोच्च सेनापति, सुल्तान सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। सुल्तान शरीयत के अधीन काम करता था। यानी कि जितने भी शक्तियां थी, जितनी भी पावर थी, वह सब एक जगह आकर केंद्रित हो जाती थी। वह किसके हाथों में? तो सुल्तान के हाथों में। तो ये था सुल्तान का। अब इसमें एक और पद है, वह है अमीर का। अमीर
सल्तनत काल में सभी जो प्रभावशाली पद थे अमीरों के अधीन होते थे, इसलिए अमीरों का प्रभाव सुल्तान पर होता था। सुल्तान को शासन करने के लिए अमीरों को अपने अनुकूल हमेशा किए रहना पड़ता था, यानी सुल्तान हमेशा अमीरों को मिलाए रहता था। वैसे देखिएगा कि अलाउद्दीन और बलबन के समय में अमीर जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे। बलबन के समय में अमीर जो है वो क्या हो गए थे कि प्रभावहीन हो गए थे। प्रायः नए राजवंश के सत्ता में आने पर पुराने अमीरों को या तो मार दिया जाता था या फिर उन्हें छोटे पद दे दिया जाता था। अमीरों का सुल्तान के चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान होता था। लोदी वंश के शासन काल में अमीरों का महत्व जो था अपने चरमोत्कर्ष पर था। यह अमीर पद जो है बहुत प्रभावशाली होता था। लेकिन सुल्तान शासन करने के लिए जो है मंत्री परिषद भी रखता था। मंत्री परिषद जो है आप देखिएगा कि जो सत्ता की जो धुरी होती थी, जो सत्ता होता था वह कहीं ना कहीं सुल्तान के हाथों में होता था। फिर भी विभिन्न विभागों के कार्यों के कुशल संचालन के लिए सुल्तान को एक मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत कहा गया है। मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया है। मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए सुल्तान जो है कभी भी बाध्य नहीं था। मंत्री परिषद अगर कोई सुझाव देता है तो वह सुल्तान के ऊपर डिपेंड था कि वह माने या नहीं माने। वह इनकी यानी कि मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदमुक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता था। मजलिस एक खलवत की बैठक हुआ करती थी। यहां पर सुल्तान कुछ खास लोगों को बुलाता था और आप देखेंगे कि दरबार एक खास में सुल्तान सभी दरबारियों को, खानों को, अमीरों को, मलिकों को और अन्य रईसों को जो प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे उनको बुलाता था। अब बार आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। यहां पर विद्वान, मुल्ला, काजी भी उपस्थित रहते थे। तो अब जो है मंत्री परिषद की थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। मंत्री परिषद में मुख्य रूप से आप देखिएगा कि 4 मंत्री महत्वपूर्ण थे या होते थे। ठीक है, तो जैसे पहला वजीर, जिसको आप सभी जानते हैं कि वजीर को प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री कहा जाता है कि इसके पास अन्य मंत्रियों के अपेक्षा अधिक जो है राइट्स होते थे, अधिक अधिकार होते थे और अन्य मंत्रियों के कामों पर वजीर जो है अपना नजर रखता था। लेकिन मुख्य रूप से आप देखिएगा कि वजीर जो था वह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। वजीर को लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक खर्च आदि की भी देखभाल करनी पड़ती थी। सुल्तान की अनुपस्थिति में
शासन का जितना भी प्रबंध होता था वह वजीर को करना पड़ता था। वजीर दीवान ए इसराफ यानी कि लेखा परीक्षक विभाग, दीवान ए विजारत यानी कि राजस्व विभाग, दीवान ए इमारत यानी कि लोक निर्माण विभाग, दीवान ए अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग के मंत्रियों का बॉस होता था, प्रमुख होता था। वजीर के सहयोगियों में प्रमुख नायब वजीर, मुशर्रिफ ए मुमालिक, मुस्तैदी ए मुमालिक, मजुमदार एवं खजांची होते थे। उसके बाद होता है कि नायब वजीर। नायब वजीर के अंदर आता है नायब वजीर। अच्छा। अब देखेंगे कि इसी के अंदर कुछ और भी वजीर के अंदर जो है आप देखेंगे कि कुछ विभाग था, जैसे कि नायब वजीर, नायब वजीर। अब ये देखिएगा कि नायब वजीर जो था वजीर की अनुपस्थिति पर उसके स्थान पर काम करता था एवं उसके सहयोगी के रूप में भी काम करता था। ठीक वजीर के अंदर ही एक और था पोस्ट, मुशर्रिफ ए मुमालिक। मुमालिक जिसको कि आप महालेखाकार भी कह सकते हैं, महालेखाकार भी कह सकते हैं। यह राज्य एवं अन्य विभागों से जो भी प्राप्त होने वाली आय थी एवं उसके व्यय का लेखा जोखा करता था। यानी कि मुशर्रिफ ए मुमालिक यह प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय एवं उसके व्यय का लेखा जोखा रखता था और इसके सहायता के लिए एक नाजिर होता था। फिर जो है आप देखेंगे कि मुस्तौफी ए मुमालिक, एक ये भी पोस्ट था जो कि वजीर के अधीन था। इसको कहा जाता है महालेखा परीक्षक। यह मुशर्रिफ द्वारा तैयार किए गए लेखों जोखों की जांच करता था। कभी कभी यह मुशर्रिफ की तरह आय व्यय का निरीक्षण करता था। उसी तरह मजुमदार यानी कि मजुमदार जो पोस्ट था उधार दिए गए धन का हिसाब रखना एवं आय व्यय को ठीक करना इसका मुख्य काम था। फिर उसी तरह आप देखेंगे खजांची यानी कोषाध्यक्ष के रूप में काम करता था। एक पोस्ट था दीवान ए वकूफ जो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए वकूफ जलालुद्दीन के द्वारा जो है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। इस विभाग का मुख्य कार्य था व्यय के कागजात की देखभाल करना होता था। फिर जो है आप देखेंगे वजीर के अंदर ही, ये पहला हम लोग जो पोस्ट की बात कर रहे हैं, वजीर के अंदर ही आप देखिएगा कि दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी कि दीवान ए मुस्तखराज, ये जो है वजीर के ही अंदर आता था, लेकिन इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और यह वित्त विभाग से ही संबंधित था। इसका काम था कि अतिरिक्त मात्रा में वसूल किए गए जो कर था उसका हिसाब रखना होता था। ठीक उसी तरह एक और पोस्ट था दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही, ये जो पोस्ट था आप लोगों को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे दीवान ए मुस्तखराज को किसने किया था? अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन। और ये जो पोस्ट क्रिएट किया था ये किया था मोहम्मद तुगलक ने।
मोहम्मद तुगलक के द्वारा ये पोस्ट किया गया था। और ये जो पोस्ट था यानी कि मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य काम था मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना। ये जितने भी विभाग थे यानी ये समस्त विभाग आप देखेंगे कि दीवान-ए-विजारत विभाग से नियंत्रित होते थे। दीवान-ए-विजारत वजीर का कार्यालय होता था। विजारत को एक संस्था के रूप में प्रयोग करने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक वजीरों में कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यालदोज, नासरुद्दीन कुबाचा आदि थे। वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था और लोदियों के शासनकाल में यह पद महत्वहीन हो गया। अब जो है वजीर के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पद था उसकी चर्चा करते हैं। वजीर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था जिसको कहा जाता है आरिज-ए-मुमालिक। आरिज-ए-मुमालिक ये जो है पद था। तो कहा जाता है कि यह जो है सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका महत्वपूर्ण काम था सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना एवं सेना की साज सज्जा की व्यवस्था करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम था। और आरिज-ए-मुमालिक के विभाग को दीवान-ए-अर्ज भी कहा जाता है। और इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। इसी पोस्ट के अधीन आप देखिएगा कि वकील सुल्तान की भी बात की गई है। वकील ए सुल्तान इसकी भी बात की गई है। तो आप देखेंगे कि नासरुद्दीन महमूद जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसने वकील सुल्तान पद का स्थापना किया, यह विभाग को स्थापित किया। इस विभाग का प्रमुख काम था उस समय शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना। कुछ दिनों के बाद यह जो विभाग था वकील सुल्तान का विभाग, यह जो है इसका महत्व खत्म हो गया, यानी कि अस्तित्वहीन हो गया। उसके बाद तीसरा देखिएगा कि जो महत्वपूर्ण पद था सल्तनत काल में प्रशासन में, वो था दीवान-ए-इंसा। दीवान-ए-इंसा ये पद था। तो आप देखेंगे कि दीवान-ए-इंसा यानी कि शाही पत्र व्यवहार के कार्यभार इसी के मंत्री पर होता था। यह सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का यानी कि प्रारूप मसौदा तैयार करता था। दरबारी दबीर व लेखक इसके यानी कि दीवान-ए-इंसा के सहयोगी होते थे। फिरोज तुगलक के काल में इसका स्तर मंत्री का नहीं रहा। और चौथा आप देखेंगे कि पोस्ट जो महत्वपूर्ण हुआ करता था वह पद था दीवान-ए-रसालत। दीवान-ए-रसालत ये जो चौथा महत्वपूर्ण विभाग था। इस मंत्री के कार्यों के बारे में विवाद है। कहा जाता है कि संभवतः यह मंत्री विदेशों से पत्र व्यवहार तथा विदेशों को भेजे जाने वाले एवं विदेश से आने वाले राजदूतों की देखभाल करता था। तो आप देखिएगा कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद जो था, इसके 4 जो महत्वपूर्ण मंत्री थे, इसके विषय में हम लोग बात किए, जैसे वजीर, आरिज-ए-मुमालिक, दीवान-ए-इंसा, दीवान-ए-रसालत। इसके अलावे अन्य मंत्री भी हुआ करते थे, जिसकी बात हम लोग बाद के वीडियो में करेंगे। और इससे जो है आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में एक न एक क्वेश्चन डाल देता है, इसलिए
ये जो है जरूरी हो जाता है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, हंसते रहिए।